दोस्तों, एक कार इंश्योरेंस क्लेम का रिजेक्ट होना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एक कार इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कंपनीज रिजेक्ट करती हैं? क्या इन कारणों के बारे में अगर आपको पहले से पता होगा तो क्या रिजेक्शन से बचा जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? आज के इस वीडियो में ऐसे टॉप 7 रीजंस मैं आपको बताने वाला हूं जिनकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज आपका क्लेम रिजेक्ट करती हैं। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इन क्लेम रिजेक्शन से कैसे बचना है। दोस्तों, कितना अच्छा होगा कि आप पहले से ये जानते हो कि इंश्योरेंस कंपनी ये गलती करने की वजह से क्लेम रिजेक्ट करती हैं और वो गलतियां आप अपना क्लेम फाइल करते टाइम ना करें। तो दोस्तों, देरी किस बात की, आइए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन का पहला सबसे कॉमन कारण है आपके एक्सीडेंट को पुराना बता देना। मैं अपनी गाड़ी को वर्कशॉप में रिपेयर करवाने के लिए लेके गया और सर्वेयर ने मुझे बताया कि मुझे ही आपका एक्सीडेंट काफी पुराना लग रहा है, आपने ये क्लेम लेने में और क्लेम इंटीमेट करने में काफी देरी करती है। या फिर गाड़ी में 2 जगह डैमेज हुआ था, उनमें से एक डैमेज को पुराना बता दिया जाता है जिसका इंश्योरेंस क्लेम कंपनी पास नहीं करती है, सिर्फ जो लेटेस्ट क्लेम है उसी का क्लेम हमें मिलता है। दोस्तों, यहां पे ध्यान करने वाली बात यह है कि जब भी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट होता है तो उसके तुरंत बाद यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर जब सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, अंडर कंट्रोल हो जाती है, हमें एक बार इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल करना और अपना क्लेम इंटीमेट करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गाड़ी भी अगले दिन ही ठीक करवानी है। गाड़ी रिपेयर आप अगले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 20 दिन में करवा सकते हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत होनी जरूरी है। दूसरा केस है 2 नुकसान होने का। कई बार क्या होता है कि हमारी गाड़ी एक बार डैमेज हो जाती है, हमें लगता है इसे अभी रिपेयर नहीं करवाते हैं, जब कोई और बड़ा नुकसान होगा तो उसके साथ इसे भी ठीक करवा लेंगे। इंश्योरेंस में यह रूल काम नहीं करता है। गाइडलाइंस के हिसाब से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। जब भी कोई ऐसा डैमेज आपकी गाड़ी में होता है जिसका आपको पता है कि आपको इंश्योरेंस में ठीक करवाना है, तो किसी दूसरे डैमेज के लिए वेट ना करें, उसे आप तुरंत ठीक करवाएं। दूसरा डैमेज अगर कभी फ्यूचर में होता है तो उसका क्लेम आप दोबारा ले सकते हैं। मल्टीपल डैमेजेस को एक साथ इकट्ठा करके क्लेम लेने की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लेम रिजेक्शन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों चेंज इन फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। एक्सीडेंट के टाइम पर गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था, गाड़ी की लोकेशन क्या थी, टाइम क्या हुआ था और एक्सीडेंट हुआ कैसे, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आपको क्लेम इंटीमेशन के टाइम भी कंपनी को देनी होंगी और क्लेम फॉर्म जब फिल करेंगे तो उसमें भी आपको ये सारे जवाब देने होंगे। तो इनमें कोई भी बदलाव ना करें, कोई भी इनके साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट आपका वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम अप्रूव करती है। गाड़ी के ड्राइवर से जुड़ी हुई डिटेल्स तब चेंज की जाती है जब ड्राइवर के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, तो ऐसा करने से बचें। जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है उन्हीं को गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए। गाड़ी की लोकेशन और टाइम तो हम वैसे ही बदल देते हैं, भाई इतनी दूर की लोकेशन क्यों दिखानी, अपने नजदीक वाला रोड बता दो, और रात का टाइम क्यों देना है, सुबह का टाइम बता दो। इस बात से दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी गाड़ी की लोकेशन क्या थी और टाइम क्या था, लेकिन वो एक्सीडेंट के हिसाब से सही डिटेल्स होनी चाहिए। गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था ये भी आपको बिल्कुल सही सही बताना है, क्योंकि गलत डिटेल्स की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अब आपकी देखिए, गाड़ी भी आपकी है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपकी जेन्युइन है, एक्सीडेंट भी आपका सही में हुआ है, वो भी जेन्युइन इंसिडेंट है, लेकिन फिर भी रॉन्ग फैक्ट्स और डिटेल देने की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि सच आपको सिर्फ एक बार बोलने से ही प्रूव करना होगा, लेकिन एक बार अगर आप झूठ बोल देते हैं तो उसे साबित करने के लिए आपको बार बार झूठ बोलनी पड़ेगी। तो ऐसा करने से बचें। तीसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों रॉन्ग डिटेल्स इन योर इंश्योरेंस पॉलिसी। एक एक्सीडेंट के क्लेम दर्ज करने के बाद बीमा कंपनी का सबसे पहला स्टेप होता है कि वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को वेरीफाई करते हैं कि वो आपने सही से खरीदी है कि नहीं, उसमें जो डिटेल्स दी गई हैं, जो फैक्ट्स बताए गए हैं, वो सभी सही हैं कि नहीं। तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली अपनी पॉलिसी खरीदनी चाहिए। रिन्यू करते टाइम आपको ध्यान रखना है कोई भी डिटेल्स उसमें गलत ना हो। डिटेल्स कौन सी गलत हो सकती हैं? सबसे पहली जो डिटेल गलत होती है ज्यादातर मामलों में वो है ओनरशिप की डिटेल। यानी मान लो आपने गाड़ी किसी और से खरीदी है, उसके बाद आपने आरसी में तो नाम अपना अपडेट करवा लिया, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना नेम ट्रांसफर या ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करवाई है। आरसी नए मालिक के नाम से यानी आपके नाम से आ गई है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में अब भी पुराने ओनर का ही नाम है। ऐसे केस में अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अप्रूव नहीं करेगी। तो ये बात ध्यान रखें कि जो आपकी आरसी में गाड़ी के ओनर है वही इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ओनर होने चाहिए। आप चाहे गाड़ी यूज कर रहे हैं, किसी से आपने गाड़ी ले ली है, तो भी इंश्योरेंस पॉलिसी गाड़ी मालिक के नाम से ही बनेगी। दूसरी जरूरी डिटेल है नो क्लेम बोनस यानी कि एनसीबी। एनसीबी
वो डिस्काउंट है जो इंश्योरेंस कंपनीज आपको क्लेम ना लेने के बदले हर साल देती हैं, जो साल दर साल बढ़ता रहता है अगर आप कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं। तो अगर आपकी पॉलिसी में गलत एनसीवी दर्ज हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम का कुछ परसेंटेज या पूरा का पूरा क्लेम भी रिजेक्ट कर सकती है। हालांकि ऐसा जस्टिफाइड नहीं है। मान लो एक छोटे से डिस्काउंट के लिए बीमा कंपनी पूरा क्लेम आपका रिजेक्ट कर दे तो यह सही बात भी नहीं है, और इसीलिए बहुत सारे ऐसे मामले हैं कंज्यूमर कोर्ट के और बीमा लोकपाल के भी जहां पर बीमा कंपनी को पूरा का पूरा क्लेम देने के लिए कहा गया है। लेकिन हमें तो अपना हैसल फ्री क्लेम चाहिए, हमें कोई परेशानी चाहिए ही नहीं, ना तो हमें बीमा लोकपाल में जाना है ना हमें कोर्ट में जाना है। तो इसलिए पॉलिसी रिन्यू करते टाइम ही अपनी नो क्लेम बोनस की जानकारी आपको सही दर्ज करनी चाहिए। और दोस्तों तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो गलत हो सकती है वो है आपकी गाड़ी से जुड़ी हुई यानी आपकी व्हीकल की डिटेल, जैसे व्हीकल का वेरिएंट यानी कि मॉडल, इंजन सीसी, फ्यूल टाइप यानी कि पेट्रोल डीजल या सीएनजी, इंजन नंबर के डिजिट्स हैं, चेसिस नंबर के डिजिट्स हैं, ये कोई भी गलत ना हो। अगर इनमें कोई गलती हो जाती है जिससे आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम भी चेंज हो सकता है और आगे जाकर क्लेम में भी दिक्कत आ सकती है। तो जो आपका फ्यूल टाइप है, जो आपका वेरिएंट है, जो इंजन सीसी है आपकी आरसी में, वही आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में भी होनी चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने गाड़ी में सीएनजी फिट करवा ली है लेकिन ना तो वो आपने आरसी में अपडेट करवाई है, इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करवा ली है, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ऐड नहीं करवाई है, और एक्सीडेंट पे टाइम पर आपकी गाड़ी के अंदर सीएनजी या बायोफ्यूल किट पाई जाती है तो वो क्लेम अप्रूव नहीं होगा। अगर आप अपनी गाड़ी में बायोफ्यूल किट लगवाते हैं तो उसे आरसी में भी अपडेट करवाइए और अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में भी अपडेट करवाइए ताकि क्लेम प्रोसेस के दौरान आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो इन सारे डिटेल्स का अगर आप ध्यान रखेंगे और पॉलिसी रिन्यू करते टाइम इसको अच्छे से ध्यान से चेक करके पॉलिसी रिन्यू करेंगे तो क्लेम के टाइम आपको परेशानी नहीं आएगी। चौथा रीजन है दोस्तों इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके कार इंश्योरेंस क्लेम के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं तो आपका क्लेम प्रोसेस स्लो भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट नहीं होते हैं तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन एक कार इंश्योरेंस को प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं वो भी एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जानते हैं, वो है गाड़ी की आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी जिसके अंदर आप ये क्लेम फाइल कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस उनका जो एक्सीडेंट के टाइम पर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उसके बाद ओनर के केवाईसी यानी जो गाड़ी मालिक है उनके पैन कार्ड आधार कार्ड भी आपको सबमिट करने होंगे। अब इससे जुड़े हुए काफी मामले ऐसे आते हैं कि मान लो मैंने एक गाड़ी थी जो काफी टाइम पहले किसी जानकार से खरीदी थी और अब वो मेरे टच में नहीं है लेकिन गाड़ी उन्हीं के नाम से है, मैंने ट्रांसफर नहीं करवाई है, मेरा कोई क्लेम आ जाता है तो भी मुझे उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, लेकिन वो तो अब मेरे संपर्क में है ही नहीं, तो वो मैं कैसे करूं? तो अब यहां पे आप क्लेम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो गाड़ी मालिक हैं उनके आइडेंटिटी प्रूफ और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करवाने जरूरी होंगे। तो जब भी आप गाड़ी किसी और से खरीदते हैं तो कोशिश करें कि आप उसमें ओनरशिप ट्रांसफर जरूर करवाएं, वो गाड़ी अपने नाम आप जरूर ट्रांसफर करें ताकि फ्यूचर के क्लेम्स में आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये भी आपको सबमिट करना होगा। एफआईआर अगर कोई दर्ज हुई है एक्सीडेंट के बाद वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी, और अगर कोई मेडिकल लीगल रिपोर्ट इशू की गई है किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन द्वारा वो भी आपको इस क्लेम के लिए सबमिट करनी होगी। क्लेम फॉर्म तो आपको फिल करके देना ही होगा जिसके अंदर आपको क्लेम से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स मेंशन करनी होंगी जो आपकी स्टेटमेंट के तौर पे इस्तेमाल की जाएंगी, तो इसे सोच समझकर ही फिल करें। बैंक की डिटेल्स आपको देनी होंगी, जो गाड़ी के ओनर हैं उनका कैंसिल चेक या फिर उनकी पासबुक का फर्स्ट पेज आपको देना होगा। अगर ये एक रिम्बर्समेंट क्लेम है यानी कैशलेस क्लेम नहीं है तो क्लेम का अमाउंट इसी अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाएगा। गाड़ी का रिपेयर एस्टिमेट भी आपको सबमिट करवाना होगा, यानी इस गाड़ी को रिपेयर करने का कितना खर्चा आएगा ये एस्टिमेट आपको अपनी वर्कशॉप से मिल जाएगा। अब क्लेम के हिसाब से अलग अलग केसेस और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स और थोड़ी सी अलग प्रोसेस हो सकती है, लेकिन ज्यादातर यही कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो तकरीबन आपको हर क्लेम के अंदर सबमिट करवाने होंगे। जब तक आप ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते हैं इंश्योरेंस कंपनी का अप्रूवल का और पेमेंट डिस्पर्स का प्रोसेस शुरू नहीं होता है। तो टाइमली अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाएं, जितना जल्दी आप सबमिट करवाएंगे उतनी जल्दी आपका पैसा आपको मिलेगा। पांचवा रिजेक्शन का मेजर रीजन है दोस्तों ड्रिंक एंड ड्राइव। अगर आप किसी नशे के प्रभाव में, इंटॉक्सिकेशन के प्रभाव में गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका क्लेम रिजेक्ट होना बिल्कुल तय है। ऐसा मेरे साथ हुआ। मेरा एक नजदीकी मित्र था, मेरा फ्रेंड था, उसकी वर्ना गाड़ी थी, उसका इंश्योरेंस था, उसके अंदर पीए कवर फॉर ओनर कम ड्राइवर जो कि 15 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर होता है गाड़ी मालिक का, वो भी एडेड था। दुर्भाग्यवश लेट नाइट उनका एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के अंदर वो एक्सपायर भी हो गए। बाद में जब क्लेम के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए तो उसके अंदर उनकी पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट मांगी गई जिसके अंदर काफी मात्रा में अल्कोहल पाई गई और जिसकी वजह से उनका वो क्लेम रिजेक्ट हो गया। ना तो गाड़ी रिपेयर हुई, ना ही उनके परिवार या उनके नॉमिनी को वो पैसा मिला।
तो ऐसा ना करें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, क्योंकि आपके लिए भी तो नुकसानदायक है। अगर आपको किसी ऐसे पार्टी में, ऐसे फंक्शन में जाना है जहां पे आपको लगता है कि आप कंज्यूम करेंगे, अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, आप ड्रिंक करेंगे, तो अपने साथ किसी सोबर ड्राइवर को, किसी फ्रेंड को ले जा सकते हैं जो सेफली आपको और आपकी फैमिली को वापस घर पे ड्रॉप कर दे। अगर ऐसा नहीं है तो कोशिश करें जो वेन्यू है, जो डेस्टिनेशन है, वहीं पे आप स्टे करें, आप ड्राइव ना करें। ऐसा करने से आप खुद के लिए तो रिस्क क्रिएट करते ही हैं और सामने वाली पब्लिक के लिए भी आप काफी रिस्क क्रिएट कर देते हैं। और यहां पे जो क्लेम की बात हो रही है ना, गाड़ी का तो दूसरा नंबर है, सबसे पहला तो आपकी लाइफ का रिस्क है। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि ये रिस्क आप कभी भी ना लें। छठा रीजन है दोस्तों, कमर्शियल यूज ऑफ प्राइवेट कार। मेरे पास एक कार है जो काफी टाइम फ्री रहती है, मैं उसे नहीं चलाता हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे पैसेंजर कैरिंग के तौर पे इस्तेमाल कर लूं। यानी मैं सवारियां एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाता हूं, उसके बदले किराया मैं कमा लेता हूं। तो इस दौरान मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और जब सर्वेयर ने ऑन स्पॉट सर्वे किया तो उसने देखा कि गाड़ी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो उसने क्लेम सिरे से मना कर दिया। देखिए ऐसा इसलिए है, गाड़ी भी आपकी है, उसमें भी कोई डाउट नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपकी है, बिल्कुल जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपने रजिस्ट्रेशन का टैक्स पे किया है वो एक प्राइवेट कार का किया है। यानी उसके अंदर आप अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को कैरी कर सकते हैं पर्सनल यूज के लिए। आप उसमें कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कमर्शियल यूज करके अर्निंग नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो आपको एक कमर्शियल व्हीकल में रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी की करवानी चाहिए थी। तो ऐसा ना करें। अपने सामान को ढोने के लिए, कई बार बिजनेस में भी ऐसा होता है, गोडाउन से सामान भर भर के अपनी गाड़ी में लेके आ रहे हैं शॉप के ऊपर, इस दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि ये आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन टाइप के हिसाब से सही इस्तेमाल नहीं है और ये इंश्योरेंस की गाइडलाइंस है। सुनने में छोटी सी बात लगती है, भाई मेरी गाड़ी है, मैं कहीं भी इस्तेमाल करूं, लेकिन इंश्योरेंस के रूल्स को फॉलो करके ही हमें उसका क्लेम पाने का तरीका पता चल सकता है। तो ये छोटी बात जरूर है, लेकिन क्लेम के टाइम पे ये बहुत बड़ी आफत बन सकती है, ऐसा ना करें। सातवां नुकसान है दोस्तों, डैमेज नॉट कवर्ड इन योर पॉलिसी। यानी जो नुकसान आपकी गाड़ी में हुआ है एक्सीडेंट के दौरान, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी उस नुकसान को कवर ही नहीं करती है। देखिए क्या होता है, एक स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर बहुत से ऐसे डैमेजेस हैं जो कवर नहीं होंगे, और इसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज अलग से बहुत सारे एड-ऑन्स का ऑप्शन आपको देती हैं, जिसके जरिए आप अपनी कवरेज को बढ़ा सकते हैं। कार इंश्योरेंस के एड-ऑन से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी के लिए आप इंश्योरेंस इंपैक्ट की मोटर इंश्योरेंस की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर काफी सारे वीडियोस हैं, उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एक वीडियो हमने बनाया है हाउ टू बाय कार इंश्योरेंस ऑनलाइन, उसके अंदर भी आपको सारे एड-ऑन्स की डिटेल मिल जाती है। एक और वीडियो है जिसके अंदर हमने नई गाड़ी का इंश्योरेंस आपको कैसे खरीदना है वो बनाया है, उसके अंदर भी आपको एड-ऑन्स जुड़ी सारी जानकारी मिल जाती है। बिना किसी एड-ऑन के स्टैंडर्ड एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना % क्लेम आपको मिलता है, ये जानकारी अगर आपको चाहिए तो ऊपर आई बटन पे लिंक क्लिक करके आप ये जानकारी डिटेल में देख सकते हैं। अब दोस्तों आपने 7 ऐसे रीजंस जान लिए हैं जिनकी वजह से ज्यादातर क्लेम जो है कार इंश्योरेंस के रिजेक्ट किए जाते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिनकी वजह से आप इन रिजेक्शन से बच सकते हैं। सबसे पहली टिप है कैप्चर द लॉस आफ्टर द एक्सीडेंट। जब भी एक्सीडेंट होता है और उसके बाद हालात सामान्य हो जाते हैं, उसके बाद आपको नुकसान जो है, चाहे आपकी गाड़ी को हुआ है, किसी और प्रॉपर्टी को, किसी और गाड़ी को हुआ है, ये अपने फोटो या वीडियोस में कैप्चर कर लेना है। क्योंकि जब सर्वेयर आपसे सवाल जवाब करेंगे इस इंसिडेंट के बारे में, इस एक्सीडेंट के बारे में, तो आपको हर एक चीज को अपनी बातों से जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा। आप सबूत के तौर पे अपने फोटोज और वीडियोस दे सकते हैं और 90% आपके क्लेम रिजेक्शन के चांसेस यहीं खत्म हो जाते हैं। दूसरा टिप है दोस्तों कि रिन्यू योर इंश्योरेंस पॉलिसी रिस्पॉन्सिबली। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करते हैं तो आपको जिम्मेवारी से उसे रिन्यू करना है, क्योंकि आजकल हम ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदने लगे हैं, फोन पे से, पॉलिसी बाजार से, पेटीएम से। तो जैसे ही हम गाड़ी का नंबर दर्ज करते हैं, ऑटोमेटिकली वो ऐप या वेबसाइट अपने आप अपनी गाड़ी की डिटेल्स उठा लेता है। उसमें एनसीबी, वैल्यू, एड-ऑन्स अपने आप एडिट होते हैं, लेकिन उनको चेक करना आपकी जिम्मेवारी है। कुछ उसमें गलती है वो आपको ठीक करना है, वेरिएंट सही नहीं है वो आपको ठीक करना है, सीएनजी एडिट नहीं है वो भी आपको ऐड करनी है। लेकिन हम डायरेक्टली सिर्फ प्राइस पे चले जाते हैं, सबसे सस्ता जो अमाउंट दिख रहा है उस पर क्लिक किया और पॉलिसी खरीद ली। ऐसा नहीं करना है। सही डिटेल्स के साथ, सही कवरेज के साथ फिर हमें सस्ती पॉलिसी खरीदनी है, ताकि क्लेम के टाइम दिक्कत ना आए। क्योंकि इंश्योरेंस खरीदने का मकसद पॉलिसी खरीदना नहीं है, इंश्योरेंस खरीदने का मतलब क्लेम पाना है, और वो तभी होगा जब आप रिस्पॉन्सिबली अपनी पॉलिसी को रिन्यू करेंगे। और तीसरी और फाइनल टिप है दोस्तों कि अपनी गाड़ी के साथ लापरवाही ना करें, नेग्लिजेंस ना करें। आपकी गाड़ी अगर कोई आपसे मांग के लेके जाता है या आपसे लेने आता है कि मुझे एक बार गाड़ी दे दो, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप ये उनसे पूछें कि वो गाड़ी को कहां ड्राइव करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे और कहां वो गाड़ी को लेके जा रहे हैं, क्या उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। ये पता करना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि गाड़ी आपका एसेट है और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हो सकता है आप किसी को गाड़ी देने से मना भी कर दें, तो
एक बार वो थोड़ा सा नाराज होकर बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप इससे बचकर गाड़ी उनको दे देते हैं, लापरवाही हो जाती है और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई भी थर्ड पार्टी क्लेम बहुत बड़ा या फिर आपकी गाड़ी से जुड़ा हुआ क्लेम खड़ा हो सकता है, जो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। तो जिम्मेवारी से अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करें और अगर किसी को अगर आप गाड़ी देते हैं तो वो भी अच्छे से वेरीफाई करके ही दें। तो दोस्तों, आपने कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन के जो मेन रीजंस हैं वो सब समझ लिए हैं, उनसे कैसे बचना है, क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए वो भी आपने समझ लिया है। अगर आप थोड़ी सी जिम्मेवारी से या सावधानी से काम लेंगे तो आपका कभी भी क्लेम रिजेक्शन नहीं आएगा और आपको ये काम समझदारी से लेना भी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। अब इनके अलावा भी दोस्तों कार इंश्योरेंस के बहुत से क्लेम रिजेक्शन के रीजन हो सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई ऐसा रीजन है जो आपने अपने क्लेम रिजेक्शन के दौरान फेस किया है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस चैनल के जरिए मेरी सिर्फ एक ही कोशिश है, हमारी सिर्फ एक ही कोशिश है कि हम आपके लिए इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जितनी जागरूकता, जितनी अच्छी जानकारी ला सकें उतना अच्छा है, ताकि पॉलिसी खरीदने से लेकर पॉलिसी इस्तेमाल करने तक आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत सुखद हो सके। हमारे इस विजन के साथ, हमारे इस मिशन के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।